Hello everyone and welcome to this new video. In the last 2-3 videos we discussed about the internal activities under the earth, and in this new video we are going to discuss about the remaining part. In the last video we had discussed about the block mountain and fold mountain. हमने देखा था कि फोल्ड माउंटेन किस तरीके से क्रिएट होते हैं और ब्लॉक माउंटेन किस तरीके से क्रिएट होते हैं. फोल्ड माउंटेन में आप लोगों ने देखा था कि जब स्ट्रेच मतलब कंप्रेशन दोनों साइड से एक ही दिशा में आता है तो बीच का जो एरिया होता है, अगर वो सॉफ्ट रॉक है तो ऊपर के ऊपर अपलिफ्ट हो जाता है, ऊपर की दिशा में अपलिफ्ट हो जाता है. और अगर अगर वो इन डिफरेंट डायरेक्शन में अगर प्रेशर है तो बीच में वैली क्रिएट हो जाती है. बट इससे एग्जैक्टली अपोजिट होता है फॉल्ट माउंटेन में. फॉल्ट माउंटेन में होता क्या है कि जब एक ही दिशा में प्रेशर दिया जाता है दोनों तरफ से, तो बीच का हिस्सा मतलब बीच में अगर रॉक हार्ड है तो वो दो जगह से फ्रैक्चर हो जाता है और एक ब्लॉक उभर कर ऊपर आता है जो पूरा फ्लैट होता है, जो आप फिगर 2.9a में देख सकते हो. और इसके एग्जैक्टली अपोजिट दिशा में अगर प्रेशर क्रिएट होता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो बीच का हिस्सा कुछ जगह से ढलकर नीचे चला जाता है, जिसे हम लोग रिफ्ट वैली कहते हैं. लुक एट हियर. समटाइम टू फ्रैक्चर्स डेवलप साइड बाय साइड इन द अर्थ क्रस्ट. द लैंड इन बिटवीन टू फ्रैक्चर्स सबसाइडेड. दिस सबसाइडेड पार्ट, डीप पार्ट, इज कॉल्ड अ रिफ्ट वैली. फिगर 2.10 ए एंड बी, बोथ द स्लोप्स ऑफ द रिफ्ट वैली आर स्टीप. इसके जो स्लोप होते हैं खड़ी होती है. जिस तरीके से आप 2.9 बी में देखिए मेघालय प्लेटू की जो स्लोप देख रहे हैं आप, पूरी खड़ी ढलान है. तो इस रिफ्ट वैली की भी जो ढलान होती है ये भी पूरी खड़ी होती है. 2.10 बी में देखिए रिफ्ट वैली ही क्रिएट हुई है और दोनों तरफ से माउंटेन है और बीच में वैली है जिसमें से नर्मदा नदी का फ्लो मतलब चल रहा है. तो इस तरीके से रिफ्ट वैली क्रिएट होती है. ऑफ नर्मदा रिवर इन इंडिया, द ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, राइन रिवर रिफ्ट वैली ऑफ यूरोप. ये सारे एग्जाम्पल्स है रिफ्ट वैलीज़ के. और रिफ्ट वैली कैसे क्रिएट होती है मैंने अभी आपको बताया. आगे देखते हैं कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, एपिरोजेनिक मोमेंट. कॉन्टिनेंट बिल्डिंग कैसे होती है, मतलब कॉन्टिनेंट तैयार कैसे होती है. ये जो सारे कॉन्टिनेंट्स हैं ये कैसे बने हैं, तो देखिए स्लो मोमेंट दो तरीके की होती है. एक सडन मोमेंट है, एक स्लो मोमेंट है. स्लो मोमेंट हमको महसूस नहीं होती है और हज़ारों सालों का पीरियड लगता है कुछ भी क्रिएट होने के लिए. जैसे ये सारे कॉन्टिनेंट जो हम लोग दुनिया में देख रहे हैं, सारे कॉन्टिनेंट एक दिन में नहीं बने हैं. हज़ारों सालों का पीरियड इसके ऊपर गुजरा होगा तब जाके ये कहीं बने. मतलब अर्थ के इंटीरियर में जो कुछ मूवमेंट होती है, अगर उसकी गति वेलोसिटी बहुत कम है तो उससे कॉन्टिनेंट क्रिएट होते हैं. मतलब हमको महसूस भी नहीं होता है और धीरे धीरे लैंड का जो क्रस्ट है उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं. जो जितने भी माउंटेन्स आप देख रहे हो एक दिन में बने हैं नहीं, इसको हज़ारों सालों का वक्त लगा है. देखिए स्लो मोमेंट ऑकर टुवर्ड्स द सेंटर और फ्रॉम द अर्थ सेंटर टुवर्ड्स द अर्थ क्रस्ट. बिकॉज ऑफ दिस मोमेंट अ वास्ट पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज अपलिफ्टेड और गेट सबसाइडेड. मतलब इंटीरियर में से आपको पता है अर्थ के इंटीरियर में से प्रेशर बनकर जब ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद मतलब कि किसी दिशा में अपलिफ्ट हो जाता है, वो कुछ हिस्सा ऊपर आ जाता है जिससे ये सारे माउंटेन्स क्रिएट होते हैं. देखिए अगर हम लोग वोल्केनोज की बात करें तो आपको पता है वोल्केनोज मतलब एक एक्सट्रीम मतलब प्रेशर क्रिएट हो जाता है अर्थ के इंटीरियर में, और वोल्केनोज का जो मैग्मा है वो पूरा बाहर आता है, क्रस्ट पे ऊपर आ जाता है. क्रस्ट के ऊपर आने के बाद वो ठंडा होने के बाद उस एरिया में कॉन्टिनेंट क्रिएट हो जाते हैं. ठंडा होने मतलब रॉक तैयार हो जाती है उसकी, उस लावा का जो रूपांतर है वो रॉक में हो जाता है. और इस तरीके से भी बहुत सारे रॉक्स इंडिया में पाए जाते हैं, बहुत सारे माउंटेन बने हैं इन्हीं लावा से. सो ऑल दिस प्रोसीजर इज नोन एज एपोरोजेनिक मोमेंट. ये सारे एपोरोजेनिक मोमेंट है. कॉन्टिनेंट आर फॉर्म, देयरफॉर दिस मोमेंट आर कॉल्ड द कॉन्टिनेंट बिल्डिंग मोमेंट. एक्सटेंसिव प्लेट्यू कैन आल्सो बी फॉर्म बिकॉज ऑफ सच ए मोमेंट. एक्सटेंसिव बड़े बड़े प्लेट्यू, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा सा लावा बाहर आया, कहीं पर लावा इतने ज़्यादा पैमाने पर बाहर आता है कि प्लेट्यू क्रिएट हो जाते हैं कुछ सालों के बाद. मतलब जिस जगह पर पहले कुछ नहीं था उस जगह के ऊपर लावा बाहर आने की वजह से इतना बड़ा एरिया कवर करता है और ठंडा होने के बाद उसके रॉक बन जाते हैं, वो प्लेट्यू क्रिएट हो जाते हैं. इफ़ द ओरिजिनली कॉन्टिनेंटल पोर्शन ऑफ द क्रस्ट सबसाइडेड बिलो द सी लेवल इट फॉर्म्स द सी बेड. अगर
ओरिजिनल में पहले कॉन्टिनेंट था और उसके नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स सरक जाने की वजह से उतना हिस्सा घसर कर पानी के नीचे चल जाता है, जो सी बेड बन जाते हैं, उसके ऊपर पानी आ जाता है। तो कभी ऊपर की दिशा में तो कभी नीचे की दिशा में ये टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती रहती है। इसी को हम लोग एपिरोजेनिक मोमेंट कह सकते हैं। अब देखिए, मोमेंट के दो तरीके मैंने बताए थे, एक था स्लो मोमेंट। अब सडन मोमेंट में क्या होता है? सडन मोमेंट में दो चीज़ें होती है, एक तो वल्केनोज आता है या तो अर्थक्वेक आता है। देखिए, in the beginning of the chapter, we have discussed and studied the news item of earthquake. Earth means ground and quake means trembling. लेसन की शुरुआत में ही नेपाल डिवास्टेशन की हम लोगों ने न्यूज़ देखी थी। अर्थक्वेक का मीनिंग यहाँ पे समझा के बताया है। अर्थ मतलब ग्राउंड, एक जगह, और क्वेक मतलब ट्रिम्बलिंग, झटके, जिसको शेकिंग कहते हैं। ग्राउंड को जब शेक होता है तो उसको अर्थक्वेक कहा जाता है। अर्थक्वेक इज़ अ मोमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। यू हैव बीन acquainted with the magnitude and effect of the earthquake through the activity at beginning of the chapter itself. और अर्थक्वेक के किस तरीके से होता है, हम लोगों ने किताबों को एक के ऊपर एक सेट करके उसमें से बीच की किताब खींचकर वो सारी एक्टिविटी हम लोगों ने करके देखी है लेसन के शुरुआत में। नाउ we will look the sudden moment called earthquake and volcanoes in the earth interior in detail. earthquake और volcanoes को डिटेल में हम लोग को देखना है अभी। देखिए, एग्जाम्पल है, डू यू नो में, वेन यू स्टैंड ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म, आप कभी ना कभी तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे गए होंगे, नियर द रेलवे ट्रैक, अगर आपके पास से एक ट्रेन गुजरती है तो ट्रेन बहुत हेवी होती है, यू एक्सपीरियंस अ ट्रिम्बलिंग इन द ट्रेन पासिस बाय स्पीडली। अगर उस प्लेटफॉर्म से वो ट्रेन गुजरती है तो कुछ ना कुछ शेकिंग आप प्लेटफॉर्म को भी होती है, आपको महसूस होता है, आसपास का पूरा एरिया शेक होता है। क्यों होता है? ट्रिमोर्स आर आल्सो फेल्ड व्हेन हैवी व्हीकल्स क्रॉसेस ब्रिज इन अ स्पीड। ब्रिज के ऊपर से भी अगर बड़े बड़े व्हीकल जाते हैं तो उससे भी वो शेक होता है, नीचे की ज़मीन थोड़ी हिलती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेटेड होते हैं, तो ये ऊपर के एरिया में शेक होते हैं। अब सेम थिंग हैपन अंडर द इंटीरियर। अर्थ के अंदर भी ऐसे ही कुछ प्रेशर क्रिएट होता होगा और उसकी वजह से हमारा जो क्रस्ट एरिया है, ऊपर की जो लेयर है अर्थ की, वो शेक हो जाती है। थ्रू दिस एग्जाम्पल वन कैन एस्टिमेट द ट्रीमोर्स कॉज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के समय झटके क्यों लगते हैं, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि जब एक्सट्रीम प्रेशर क्रिएट होता है अर्थ के अंदर और उस वजह से वेव्स क्रिएट होती है, एनर्जी रिलीज होती है ना, तो वेव्स होती है, वेव्स क्रिएट होने की वजह से वो वेव्स जब क्रस्ट तक पहुंचती है, जहाँ से जिस सेंटर पॉइंट से क्रस्ट तक पहुंचती है, तो क्रस्ट के उस हिस्से को अच्छे खासे झटके लगते हैं, जिसको हम लोग ट्रिमर्स कहते हैं। और उसी से ही जिस एरिया में ये ट्रिमर्स आते हैं उस एरिया में डिवास्टेशन हो जाता है, कुछ ना कुछ बिल्डिंग्स, मटेरियल सारे कुछ ना कुछ गिर जाते हैं, क्रैक्स आ जाती है दीवारों में, ये सारी बातें वहाँ पर होती है। देखिए, अर्थक्वेक को देखते हैं हम लोग। बिकॉज ऑफ द मोमेंट ऑकरिंग इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, tremendous tension is created in the earth's crust. When the tension goes beyond the limits, the energy is released in the form of wave. आप देखिए, अगर आप एक कोई चीज़ को उबाल रहे हो, अगर आप उसके ऊपर उसको किसी लीड से कवर करते हो और नीचे से उसको आप फायर दे रहे हो, उसको मतलब आप बॉईल कर रहे हो, एक एक्सट्रीम प्रेशर क्रिएट होता है और प्रेशर से वो जो आपने जो भी उसके ऊपर लीड किया है, कवर किया है, जिससे जो लीड से वो अपनी जगह से हिलती है, क्योंकि प्रेशर एक लिमिट तक वो पॉट में प्रेशर कवर होता है, उसके बाद वो रिलीज़ होता है। तो सेम थिंग हैपन इन इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के नीचे भी मेंटल में जब एक्सट्रीम प्रेशर क्रिएट होता है, जब बियॉन्ड द लिमिट के बाहर जब प्रेशर चला जाता है तो उस एनर्जी को रिलीज़ किया जाता है, जिससे बनती है वेव्स। बनती है वेव्स बनने की वजह, और वो वेव्स क्रस्ट की तरफ जाती है, कुछ मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जाती है, और जितनी भी वेव्स क्रस्ट की तरफ आती है, मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस की दिशा में आती है, तो वहाँ पर बड़े बड़े झटके लगते हैं, और जिसे हम लोग कहते हैं कि अरे यार भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, इस तरीके से। दिस रिजल्ट इन ट्रिमेंडल of the earth space. Earthquake occurs, the magnitude of the earthquake is measured by the Richter scale. earthquake के ये जो ट्रिमोर्स है, झटके, इसको काउंट करने का, इसको मेजर करने का जो स्केल है उसको रिक्टर स्केल कहते हैं। सी फिगर 2.11 में जो मशीन आपको दिखाई जा रही है, ये रिक्टर स्केल को मेजर करने की मशीन है, मतलब अर्थक्वेक का जो इंटेंसिटी है उसको मेजर करने की ये मशीन है। सिंपल सिस्मोग्राम एंड ग्राफ, नीचे ग्राफ दिखाया गया है और ऊपर में वो मशीन है। तो देखिए, कॉजेस ऑफ द अर्थक्वेक क्यों आती हैं? मूविंग ऑफ द प्लेट्स, कोलिडिंग ऑफ प्लेट्स, प्लेट स्लाइडिंग वन बिलो द अदर,
forming of and fracture in rock layers due to the tension in the interior of the earth, occurring of the volcanic eruption. अर्थक्वेक आने के बहुत सारे रीजंस हैं। मैंने लेसन की शुरुआत में आपको बताया था कि पूरा जो इंटीरियर है हमारा अर्थ का, मतलब वो एक प्लेट से बना हुआ है। ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स क्या है, एक प्रकार से प्लेट्स ही तो है। ये जब अपनी जगह से हिलते हैं, ये क्यों हिलते हैं? क्योंकि इस पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है उसमें अगर ट्रिमेंडस अगर एनर्जी क्रिएट होती है और वो कभी कभी रिलीज़ होती है, मतलब वो जब लिमिट के बाहर चल जाती है तो वो वेव में उसका रूपांतरण होता है और वो वेव्स पृथ्वी की दिशा में आते हैं और उस वजह से हमारे जो कॉन्टिनेंट्स है वो कहीं ना कहीं शेक हो जाते हैं और उनके शेक होने के चक्कर में अर्थक्वेक आता है। अब इसकी डायरेक्शन कभी कभी हॉरिजॉन्टल होती है, कभी कभी वर्टिकली होती है और उसी की वजह से तो फोल्डिंग माउंटेन, फॉल्ट माउंटेन, रिफ्ट वैलीज़ ये सारे क्रिएट होते हैं। ये सारी चीज़ें अर्थक्वेक के रीजन्स है। अगर आपको एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन वगैरह पूछा जाए और उसके रीजन्स आपको अगर लिखना हो तो आप इन रीजन्स को वहाँ पर लिख सकते हो। इंडो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक एंड अंटार्कटिका आर 7 मेजर प्लेट्स। ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स ये दीज आर द प्लेट्स, ये सारे प्लेट्स है एंड ये फ्लोट हो रहे मैग्मा के ऊपर। आपको पता है कि अर्थ का ऊपर का सरफेस मतलब क्रस्ट, उसके सेकंड लेवल जो है वो मैंटल है और थर्ड जो सेंटर है उसको हम लोग कोर कहते हैं। तो जो मैग्मा है बीच में ये सेमी सॉलिड है और इसके ऊपर ये सारे हमारी क्रस्ट की ये सारे कॉन्टिनेंट फ्लोट हो रहे हैं। अगर इस मैग्मा में टेम्परेचर बढ़ जाए, एनर्जी अगर ज़्यादा लिमिट के बाहर जाती है तो ये वेव्स बनाती है और इस वेव्स से ये क्रस्ट अपनी जगह से, ये कॉन्टिनेंट अपनी जगह से हिलते हैं और उस वजह से जिस प्लेट के नीचे प्रेशर क्रिएट हुआ है उस प्लेट के ऊपर अर्थक्वेक होता है। अब हमको देखना है फोकस एंड एपिसेंटर। फोकस किसको कहते हैं और एपिसेंटर किसको कहते हैं? बिकॉज ऑफ द मोमेंट ऑकरिंग बिलो द अर्थ सरफेस टेंशन इज क्रिएटेड। मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अर्थ के अंदर अगर टेंशन ज़्यादा क्रिएट होता है, अगर वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे टेंशन क्रिएट होता है, हाई एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी वेव्स में क्रिएट होती है और उस वजह से दिस इज सेंटर ऑफ द अर्थ। जिस जगह पर एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं फोकस, जिसको कहते हैं फोकस। और जहाँ से एनर्जी रिलीज होने के बाद सबसे पहले क्रस्ट के जिस हिस्से में वो पहुँची होगी उसको कहते हैं एपिसेंटर। जैसे हम लोगों ने लेसन के स्टार्टिंग में देखा था लामजंग, नेपाल में जो 2015 में जो ये आया था अर्थक्वेक, उसका एपिसेंटर क्या था? लामजंग था। मतलब पूरे नेपाल में लामजंग में पहली बार भूकंप के ट्रिमोर्स पाए गए थे और उसका जो फोकस था वो 11 किलोमीटर नीचे था। मतलब क्रस्ट से नीचे 11 किलोमीटर नीचे प्रेशर क्रिएट हुआ होगा और उस प्रेशर से अलग अलग वेव्स बनकर वो वेव्स सबसे पहले जो पहुंची वो लामजंग में पहुंची। लामजंग में पहली बार भूकंप महसूस किया गया और फिर आसपास के इलाकों में। तो लामजंग इज़ द एपिसेंटर और उसके नीचे 11 किलोमीटर के नीचे उसका फोकस था। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे समझ में आई होंगी, फोकस क्या है और एपिसेंटर क्या है। देखिए, फोकस और हाइपोसेंटर, एनर्जी वेव स्कैटर्ड। एनर्जी आप देख रहे हो फिगर 2.2 में आपको एक ब्लैक होल दिख रहा है जिसको हम लोग फोकस कह सकते हैं और ये जो लाइंस आपको दिख रही है सारे उसकी वेव्स है। ये वेव्स अलग अलग दिशा में जा रही है और सबसे पहले जो ये वेव्स ये ग्रीन लाइन को टच किए हैं, ये दिस इज़ द एपिसेंटर। आप ये ब्लू लाइन से आपको देख रहा होगा, ये ब्लू लाइन जहाँ पे सफ़ेद लाइन को टच हो रही है दिस इज़ द एपिसेंटर। मतलब सबसे पहले जो वेव्स यहाँ से निकली फोकस से वो इस जगह पर आके पहुँची है। तो दिस इज़ द एपिसेंटर एंड दिस इज ब्लैक होल इज़ द focus. Energy waves scatter in all directions from this center, the place on the earth surface where this energy waves reach first. सबसे पहले जिस जगह पर ये एनर्जी पहुंचती है वेव्स उसको कहते हैं इज कॉल्ड एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। इट इज़ द नियरेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस फ्रॉम द फोकस। फोकस से जो जगह नज़दीक होगी, जो कम डिस्टेंस की प्लेस होगी, वहाँ पर सबसे पहले वेव्स पहुँचते हैं और उस वजह से वहाँ पर सबसे पहले भूकंप के ट्रिमोर्स पाए जाते हैं। द एपिसेंटर इज़ परपेंडिकुलर टू फोकस। परपेंडिकुलर, जो एपिसेंटर से लेकर एपिसेंटर और फोकस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। फिगर 2.12 टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स। देखिए,
When the tension is released at the focus, the release energy travels in all directions. This energy comes toward the Earth's surface in the form of wave. The seismic wave can be divided into primarily, secondary and सरफेस वेव. ये जो वेव है ये 3 तरीके की होती है. एक प्राइमरी होती है, दूसरी सेकेंडरी और तीसरी है सरफेस वेव. इन वेव्स के बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे बट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय एवरीवन.